अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखें। आज हमारा टॉपिक है सरमायाकारी के मुअय्यनात, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरमायाकारी को मुअय्यन करती हैं, जो हम ये बताती हैं कि सरमायाकारी कितनी होनी चाहिए। तो सरमायाकारी का इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है, सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततिम और शरह सूद। अगर आप इसको दूसरी इंटर्न करके देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि किसी भी चीज़ जब आप इस सरमायाकारी करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उससे हमें मुनाफा कितना होगा और चीज़ की कीमत कितनी है जो चीज़ हम बना रहे हैं। तो सरमायाकारी का इन्हिसार होता है सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततिम और शरह सूद। आई है आगे हमारे पास फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ MEC&R। आई इन्वेस्टमेंट है यानी कि सरमायाकारी है, वो फंक्शन है, वो तफ़ौल है। हमारे पास मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद का या इसको मुख्ततिम इस्तेदाद सरमाया भी पढ़ते हैं। और जो स्मॉल आर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यानी कि शरह सूद को डिनोट करते हैं इससे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद से क्या मुराद है। सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद की इस्तिलाह डॉक्टर केन्स ने अपनी किताब नज़रिया अमूमी रोज़गार में बयान की है और इसके मुताबिक मुख्ततिम इस्तेदाद सरमाया से मुराद वो मुतवक्के खालिस आमदनी या मुतवक्के शरह आमदनी या मुनाफे की मुतवक्के शरह है जो किसी सरमायाकारी के मंसूबे से हासिल होती है। तो हम ये कहते हैं कि सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद से मुराद है कि जब हम सरमायाकारी करते हैं तो हर अगला यूनिट हम लगाते हैं, हर अगला लाख सपोज या अगला हज़ार हम लगाते हैं तो हमें कितना मुनाफा देगा। तो हर शख्स सरमायाकारी करते वक्त ये बात जहन में रखता है कि से ज़्यादा मुनाफा हो, यही मुतवक्के नफ़ा है जो सरमायाकारी के एवज़ हासिल करना चाहता है। यानी कि मुतवक्के नफ़ा से मुराद के वो एक्सपेक्टेड जो नफ़ा है वो हासिल करना चाहता है, तो यही सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद कहलाती है। सरमायाकारी का तयन भी यही करती है। ज़ाहिरी बात है अगर आपको लगता है जहाँ मुतवक्के आपके पास पैसे हैं, आपने सरमायाकारी करनी है, किस शोबे में करनी है, कितनी करनी है, इसका इन्हिसार मुनाफे पे होता है। जितना ज़्यादा मुनाफा होगा आप उतनी ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे, या जिस शोबे में ज़्यादा मुनाफा होगा उस शोबे में ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे। और सरमाए की जैसा कि रकम के लफ्ज़ मुख्ततिम इस्तेदाद से ज़ाहिर है कि सरमाए की हर ज़ायद इकाई की अपनी पैदावार यानी सरमाया जिस कदर रकम कमा कर देता है वही सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततिम है। तो इरविंग फिशर ने लागत पूरी होने के बाद बच जाने वाली आमदनी रिटर्न ओवर कॉस्ट का नाम दिया है। अब अगर हम डॉक्टर केन्स के मुताबिक बात करें तो सरमायाकारी का तयन यही दो अवामिल करते हैं, यानी जब एक आजर सरमायाकारी करना चाहता है तो इसके पेश नज़र दो बातें होती हैं। कौन सी दो बातें? सबसे पहली ये कि मुनाफे की मुतवक्के शरह क्या होगी और शरह सूद क्या है। जब तक मुनाफे की शरह राइज शरह सूद से ज़्यादा होगी आजर सरमायाकारी करता रहेगा, और जब वो शरह सूद के बराबर हो जाएगी तो मज़ीद सरमायाकारी बंद कर देगा, क्योंकि इस नुक्ते पर जिस कदर आमदनी से हासिल होगी इस कदर शरह सूद की सूरत में से अदायगी करना पड़ेगी, लिहाजा इसके पास मुनाफा बाकी नहीं बचता। यानी कि अगर तब तक वो करेगा सरमायाकारी करता रहेगा जब तक हर अगला यूनिट जो है, हर अगली जो इकाई है, हर अगली अमाउंट जो है, मिकदार है ज़र की, वो उसको शरह सूद से ज़्यादा मुनाफा देगी। मौशियात में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हम सरमाया जो है वो लेते हैं कर्ज़ पे। अगर कर्ज़ पे ना भी लें तो हम जब देखते हैं कि हमारे पास 4 आमलीन पैदाइश हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, तो हमने इन तमाम जो आमलीन पैदाइश हैं इनका हमने अलग-अलग मुआवज़ा देना होता है। तो सरमाए का मुआवज़ा हमारे पास सूद होता है। तो अगर हम ये नहीं देखते कि हमारा अपना सरमाया है, हमने उसको हर हाल में से जो सरमाए का जो मुआवज़ा सूद होता है उसको निकाल देना होता है। तो यहाँ ये है कि अगर इसकी दो रीज़न है। एक तो ये कि अगर वो शरह सूद कम होगी तो अगर शरह सूद के बराबर होगा उसका मुनाफा तो फिर वो बस कर देगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सरमायाकारी करेगा तो उसको फिर शरह सूद ज़्यादा पे करना पड़ेगा जबकि उसका मुनाफा कम होगा। इसके दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर किसी का मुनाफा जो सरमाया है वो अपना है, लेकिन ये है कि जब शरह सूद उतनी है तो फिर वो सोचेगा कि मैं कारोबार का रिस्क क्यों लूँ, क्यों ना इसको कर्ज़ पे दे के शरह सूद हासिल कर लूँ। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि डॉक्टर केन्स के मुताबिक सरमायाकारी करते वक्त हम मुरव्वजा शरह सूद को ज़रूर जहन में रखते हैं। मुरव्वजा का मतलब होता है कि जो चल रही होती है, जो जारी होती है माशरे में, मईशत में।
सरमाया कारी के लिए अगरचे आजर रकम कहीं से उधार ना ले, सरमाया उसका अपना हो, वही बात जो हमने अभी डिस्कस की है कि सरमाए को कारोबार में इस हद तक लगाया जाएगा कि शरह सूद से ज़्यादा मुनाफा दे, वरना उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो जो सरमाया है उसको कारोबार में लगाने के बजाय लोगों को सूद पे दे दे, तो उतनी ही उसको आमदनी हासिल हो जाएगी और रिस्क भी नहीं होगा। बस हम ये कह सकते हैं कि आजर की सरमायाकारी की तरगीब इसी सूरत में होती है जब उसे राइज शरह सूद के बराबर मुनाफा मिलने की तवक्को हो, या कम अज़ कम उससे कुछ ज़ायद आमदनी हासिल होने की तवक्को हो। बाल्फाज दीगर, सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है कि सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद किसी भी सूरत शरह सूद से कम ना हो। तो लिहाजा इस तरह से सबसे पहले कि मुनाफे की मुतवक्के शरह कितनी होगी, तो वो जो शरह है वो डिटर्मिन करती है कि हमने किस शोबे में सरमायाकारी करनी है, और कितनी करनी है वो डिटर्मिन करती है शरह सूद। तब तक सरमायाकारी करेंगे जब तक मुनाफे की मुतवक्के शरह मुख्ततिम इस्तेदाद सरमाया शरह सूद के बराबर नहीं हो जाती। अब सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद का इन्हिसार दो मामिल पर होता है, यानी कि सरमाए की जो हमें मुनाफा मिलता है सरमायाकारी से, उसका इन्हिसार दो मामिल पर होता है, असासे से हासिल होने वाली मुतवक्की आमदनी या मुसारफ बदल का। एक आजर सरमायाकारी करते वक्त दो बातों को जहन में रखता है। पहले कि जो सरमायाकारी कर रहा है इसके एवज़ कितनी आमदनी हासिल होने की तवक्को है, क्योंकि किसी असासे को इस तवक्को पर ख़रीदता है कि वो असासा उसको मुस्तकिल आमदनियों का एक सिलसिला देगा। यानी कि अगर हम देखते हैं कोई घर ख़रीदते हैं उसको रेंट पे दे देते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदते हैं उसको दे देते हैं, तो हमारी जो इंटेंशन है वो यही होती है कि ये जो असासा है ये हमें मुसलसल आमदनियों का एक सिलसिला देगा, यानी कि हर महीने जो है वो आमदनी देगा। तो इसमें है कि अब आगे अगर मुस्तकबिल की आमदनियों में से इसके जारी अखराजात मिन्हा कर दी जाए, यानी वो अखराजात जो इसे असासे से पैदावार हासिल करने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ते हैं, तो बाकी जो बच जाता है वो खालिस आमदनी होती है। यानी कि जब जो हमें मुनाफा हासिल होता है, या अगर आप एक घर लेके उसको रेंट पे देते हैं, तो आप जो है वो जब तक उसकी कीमत पूरी नहीं हो जाती, आप नहीं कहते कि इसका मुनाफा हुआ है। 10 लाख 20 लाख का घर लिए, तो जब तक उसके रेंट में से 20 लाख रुपए पूरा नहीं हो जाता, आप नहीं कहते हमें मुनाफा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि अभी घर की कीमत ही पूरी हो रही है। तो जब उसकी कीमत पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो अर्निंग होती है वो मुनाफा होता है। तो इसी तरह से जो अखराजात जारी अखराजात है, अगर उनको माइनस कर दें तो फिर हमारे पास खालिस आमदनी होती है। दूसरी बात जो आजर के लिए ज़रूरी है उस असासे की रस्ती कीमत या मुसारफ बदलकारी है, यानी उस असासे को हासिल करने के लिए आजर को जो कीमत अदा करनी पड़ती है उसकी कीमत रसद या मुसारफ बदलकारी होती है। इसकी हम मिसाल यूँ लेते हैं कि एक आजर 10,000 रुपये में मशीन ख़रीदता है, और अगर मशीन की गारंटी 10 साल हो तो हर साल एक ख़ास शरह से कटौती करके रकम जमा करता रहता है। यानी कि उसने एक मशीन ख़रीदी है 10,000 की, तो उसकी जो टाइम लिमिट है, जो उसकी एक्सपायरी है डेट, वो 10 साल की है। तो वो कोशिश करेगा कि मैं इस मशीन को चला के, जो उसने नई मशीन ख़रीदी है, तो इतनी 10 साल में इतने पैसे और जमा कर लूँ जो कि हम नेक्स्ट जो नई मशीन ख़रीदेंगे तो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो वो हर साल उसकी जो आमदनी होती है उस मशीन की, उसमें से एक ख़ास शरह से कटौती करता है, और जब 10 साल बाद मशीन बेकार हो जाती है तो उसके पास इतनी अमाउंट हो जाती है वो एक नई मशीन ख़रीद सकते हैं। इसलिए इसे असासे की रसदी कीमत या मुसारफ बदलकारी का नाम भी दिया जाता है। अब ये है कि रस्ती कीमत से मुराद वो कीमत होती है जो इस किस्म के नए तैयार होने वाले असासी या मशीन के लिए देनी पड़े। इसी वजह से इसे मुसारफ बदलकारी का मतलब है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, नकारा मशीन को अच्छी मशीन में बदलने के जो मुसारिफ होते हैं मुसारफ बदलकारी होते हैं। बस एक आजर सरमायाकारी करते वक्त एक तरफ इस असासे से हासिल होने वाली आमदनी और दूसरी तरफ इसकी रसदी कीमत या मुसारफ बदलकारी पर नज़र रखता है। चूँकि सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद का इन्हिसार इन दोनों वामिल पर होता है, तो लिहाजा डॉक्टर केन्स ने मुख्ततिम इस्तेदाद सरमाया की तारीफ़ इन अल्फाज में की है कि सरमाए की मुख्ततिम इस्तेदाद से मुराद कटौती की वो शरह है जो अशियाए सरमाया या असासे से उसकी मुद्दत मियाद के दौरान हासिल होने वाली आमदनियों के सिलसिले की मौजूदा मालियत को उसकी रसदी कीमत के बराबर कर दे। सिंपल सी बात है कि अशियाए सरमाया या असासे से इसकी मुद्दत मियाद के दौरान, यानी कि अगर हम कहते हैं कि 10 साल है तो मुद्दत मियाद 10 साल के दौरान हासिल होने वाली आमदनियों के सिलसिले की मौजूदा मालियत को उसकी रसदी कीमत के बराबर कर दे। यानी कि जो हमें आमदनियों का सिलसिला आ रहा है तो वो कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि उस असासे की रसदी कीमत या मुसारफ बदलकारी के जब हम कल को उसको सेल आउट करेंगे, चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास इतनी आमदनी होनी चाहिए। अब इसकी वजाहत हम एक फार्मूले से करते हैं।
شے کی رسدی قیمت برابر پہلے سال کی متوقع آمدنی، یعنی کہ ہمیں اب ہم کس طرح سے اس کی کٹوتی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے سال کی متوقع آمدنی کہ اگر مشین 10,000 روپے کماتی ہے پہلے سال تو بٹا 1 جمع سالانہ شرح کٹوتی، یعنی کہ 1 جمع سالانہ شرح کٹوتی 5% ہم کرنا چاہتے ہیں۔ 10%، اگر 1 لاکھ کی مشین ہے تو ہم یا 10,000 کی مشین ہے تو ہم اس کا 10% کر کے 10 سال کے لیے کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ہزار روپے اس کی کٹوتی کریں گے۔ پھر آ گیا دوسرے سال کی متوقع آمدنی بٹا 1 جمع سالانہ شرح کٹوتی۔ اب ہم اس کا اسکیئر اس لیے لیں گے کہ جب ہمارے پاس تو اب یہ ہمارے پاس آ گئی دوسرے سال کی متوقع آمدنی، تو اس کا ہم اسکیئر اس لیے لیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ بڑھتا جا رہا ہے نا، جیسے یہاں انہوں نے بتایا کہ یہ فارمولہ ریاضی کے سود مرکب کے فارمولے سے اخذ کیا گیا ہے۔ کل زر ہمارے پاس ہوتا ہے اصل زر 1 جمع شرح سود، اور اوپر ہمارے پاس مدت ہے پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں سال، چھٹا سال، یہ ہم لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ پہلا سال ہو گیا، دوسرا سال ہو گیا۔ اب اصل زر ہمارے پاس ہوتا ہے کل زر جو وہ مشین کما کے دے رہی ہے 1 پلس شرح سود اور مدت۔ اگر ہم شرح سود کو برابر کر دیں مختتم استعداد سرمایہ کی شرح کٹوتی کے، کل زر ہمارے پاس متوقع آمدنی ہو جائے گی، اصل زر ہمارے پاس اثاثے کی رسدی قیمت آ جائے گی۔ تو ہم مدرجہ ذیل فارمولہ بنا سکتے ہیں کہ CR ہمارے پاس ہو جاتا ہے رسدی قیمت برابر ہوتی ہے یعنی کہ مصارف بدل کاری، تو اس کو کاسٹ آف ریپلیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا R1 یعنی کہ ہمارے پاس جو زر ہے ڈیوائیڈڈ بائی 1 پلس R پلس R2، یعنی کہ تمام سالوں کی ہم اس کو جمع کر لیں گے، اور RN کا مطلب ہے کہ لاسٹ ایئر تک جہاں پہ وہ جاتا ہے۔ R سے مراد کٹوتی کی وہ شرح ہے جو سالانہ آمدنی کے موجودہ سلسلے کو اثاثے کی رسدی قیمت کے برابر کر دے۔ مثال کے طور پر اگر کٹوتی کی شرح 10% سالانہ ہو اور آج 100 روپے کی سرمایہ کاری کی جائے تو کٹوتی کی شرح پر کی بنا پر 1 سال بعد اس اثاثے کی مالیت 90.91 روپے رہ جائے گی، کیونکہ اگر ہم 100 روپے کی کٹوتی کی شرح 1 جمع 10% کریں تو ہمارے پاس 90.91 روپے آتے ہیں، یعنی کہ یہ سمپل سی چیز ہے کہ آج اگر ہم 100 روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، یا سپوز کریں آپ نے مستقبل میں 100 روپے کی سرمایہ کاری کرنی ہے یا آپ کو 100 روپے کی آمدنی چاہیے، تو آپ جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ ہمارا روپیہ جو ہے ہماری کرنسی ڈیپریسیٹ ہو رہی ہے، ڈی ویلیو ہو رہی ہے، افراط زر بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم نے آج 1,000 روپے کی چیز ہے تو اگلے سال وہ کم از کم 1,100 روپے کی چیز ہوگی، تو اسی لیے ہمیں 90.91 کی بجائے پورا جو ہے وہ اس کو جمع کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ اگر ہم اگلے 90.91 روپے کی سرمایہ کاری کریں تو اس کا سرمایہ کی مختلف استعداد 10% رکھے تو 2 سال بعد اس کی مالیت کم ہو کے 86.65 ہو جائے گی، یعنی کہ آج ہم نے 100 روپے کی چیز لی ہے تو اس نے ہمیں جو اگلے سال اس کی جو مالیت ہے وہ 90.91 روپے رہ جائے گی۔ ظاہری بات اس کی مالیت اگلے سال کم ہو جائے گی، اس سے اگلے سال 86.65 روپے ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس اس سے اگلے سال 82.65 روپے ہو جائے گی۔ تو اگر ہم 82.65 روپے کی سرمایہ کاری کریں تو 2 سال بعد اثاثہ کی موجودہ رسدی قیمت 100 روپے کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وضاحت ایک مثال سے کی ہوئی ہے، سمپل سی چیز ہے۔ 10,000 روپے کی ایک مشین آئی ہے، ہم کہتے ہیں 2 سال وہ مشین چلتی ہے، اس کے بعد ناکارہ ہو جاتی ہے، تو اگر سرمایہ کی مختتم استعداد 10% ہو، اس صورت میں یہ مشین اگر پہلے سال میں 4400 روپے اور دوسرے سال میں 7,260 روپے کی آمدنی دے تو 2 سال بعد جب یہ مشین ناکارہ ہو جائے گی تو پھر بھی ہمارے پاس اتنی آمدنی موجود ہوگی کہ ہم اس کے بدلے میں نئی مشین خرید سکیں گے۔ اب یہی ہے کہ اثاثہ کی رسدی قیمت یعنی کہ اثاثہ کتنے کا آیا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ کتنی تھی، وہ 10,000 تھی۔ پہلا ہمارے پاس آ گئی کہ 4400 کما رہی ہے بٹا 1 جمع جو ہم فیصد ہے 10% لیں گے تو فیصد کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 10/100 آ جاتا ہے، جمع دوسرے سال کی 7260 یعنی کہ 7260 روپے اور 1 جمع 10 اس کا بھی 10% لیں گے لیکن وہ اسکیئر آ جائے گا۔ تو اب اس کو جب ہم سولو کریں گے تو ہمارے پاس اب دیکھیں گے کہ 10,000 برابر آ جائے گا 10,000 کے، تو لہٰذا اگر سالانہ آمدنی کے سلسلے میں اسی طرح کٹوتیاں کرتے جائیں تو اثاثے کی زندگی کے اختتام پر ان کا مجموعہ کر لیں تو وہ اثاثے کی رسدی قیمت کے برابر ہو جائے گی۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھے بتائیں. اور یہ جو آپ نے اس میں فارمولا ہے پہلے وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو آپ کی اگزامپل ہے کہ 10,000 روپے کما رہی ہے اور 4400، تو یہ آپ نے مجھے لکھ کے دکھانی ہے اور اب بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں. اگر نہیں آئی تو ہم اس کو دوبارہ سے ڈسکس کر لیں گے. اللہ حافظ.